नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो सॉल्यूशंस एकेडमी के आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने कल तक यानी कल हमारी दूसरी सेशन थी, दूसरी क्लास थी। वहां तक हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास किया, अध्ययन किया और हमने जो जो चीजें उसमें सीखी वो बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें थी। जैसे कि मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी के सीढ़ी में वो जूनियर केजी और सीनियर केजी जैसे लेवल की चीजें थी, लेकिन काफी सारे लोग हम जानते हैं और मानते हैं कि इसमें इस क्लास में बिल्कुल ही फ्रेश बिगनर हैं। तो पहला तो हमारा उनसे सवाल है कि क्या उन लोगों को पिछले 2 दिनों में जो कुछ सिखाया गया क्या उन्हें समझ में आया, या फिर उसमें से कोई भी क्वेरी अगर बाकी है तो अभी पूछ लें, क्योंकि फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद उनके लिए वो मुश्किल हो सकता है कि वो आगे की बातें ठीक से समझ पाएं। तो एनीबडी हैविंग क्वेरीज, may please clear your get your queries cleared right now. मनोज जी, नीति जी। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रीड आउट करूंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी उसके बारे में। हाँ, यस, ओके, नो प्रॉब्लम। जी सर। मिस्टर रामानारायण, सर मेरा डाउट है सर। पूछिए ना। हाँ सर, जो सर जो प्लेसमेंट है ना, जो सर जो प्लानेट जो घर में बैठे हुए हैं उसका राइट, जो 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 ओन कर रहा है जो हाउस को, उसका राइट, वो जो राइट। टेनांट है उसका भी लॉर्डशिप को लेना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वही इसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक है। हम आपको दोबारा समझाएंगे वो बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपके समझ में ठीक से आ सके। अभी हम आपके साथ एक चार्ट शेयर करते हैं, ठीक है ना? सर। उसको दोबारा से समझाएंगे। अगर आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है, ओके, जी सर। इसमें शुरुआत में सूर्य की महादशा चल रही है, राइट? जी। राइट, और सन कहां पर प्लेस्ड है? सन की पोजीशन कहां पर है राशि चार्ट में, सन पृष्ठफल में? सर, सन सर फिफ्थ में है सर, फिफ्थ 11th में में। है, जी राइट। सर। अब ये जो सन है ये किसके राशि में बैठा है? जी सर, सटन। सैटर्न के राशि में बैठा है। तो सन की जो हाउस है यानी सन की जो राशि है वो कौन से हाउस में है, कौन से भाव में है? जी सर, 11th। 11th में है। तो मान लीजिए कि सन आप हो, ठीक है, आप दूसरे के घर में टेनेंट बन के रह रहे हो, राइट? सर। लेकिन आपका जहां पर घर है और वो खाली पड़ा हुआ है, खाली नहीं भी पड़ा हो तो भी थोड़ा बहुत तो आप ध्यान रखोगे ही। जी सर। तो वैसे है वो 11th हाउस का ध्यान रखेगा। अब मान लीजिए कि आप सैटर्न के टेनेंट हो और सैटर्न कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, अपने घर में नहीं है, ओके, जी सर। और वो आपको कहते हैं या है भी, लेकिन क्योंकि आप उसके टेनेंट हो तो एक तरह से वो थोड़ा ना थोड़ा अपनी लैंडलॉर्डशिप तो दिखाएगा ना। जी सर। तो वो मान लो आपसे कहेगा कि भाई मैं थोड़ा ओवरलोडेड है मेरा काम, जरा मुझे प्लीज हेल्प कर दीजिए, मेरा ये फलाना घर है और उसके जो बिजली का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है या उसके पानी का बिल भरना है, तो पैसे हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं या आप भर दीजिए, आपको 24 आवर्स में हमारी तरफ से पैसे आ जाएंगे। तो आप उनको कोऑपरेट करोगे, राइट? जी सर। तो सेम वे ये सन उस सैटर्न को कोऑपरेट करेगा विथ रिगार्ड टू हाउसेज ऑफ सैटर्न, यानी सैटर्न के राशियां जिस घरों में बैठी हुई है, जिन भावों में, फोर्थ एंड फिफ्थ सर। राइट। दैट फिफ्थ मीन्स में तो वैसे भी सन खुद बैठे हुए हैं तो सन तो वहां का काम करेंगे ही, लेकिन फोर्थ हाउस के बारे में अगर सन सैटर्न ने उन्हें कहा, क्योंकि वो टेनेंट है तो वो उनका काम करेंगे फोर्थ हाउस के विषय में, राइट? सर। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। और सर कोई इस सवाल किसी का बाकी है? सर इसका मतलब ये हुआ कि जब सन का एमडी चलेगा ना, वो फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, फोर्थ को करेगा, फिर भी 11th को भी करेगा। राइट, तीनों। यस सर। ठीक है सर। समझ में आ गई ना बात? थैंक यू सर। राइट, एनी अदर क्वेरीज? किसी और का कोई सवाल? मिस्टर मनोज मुकाती। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बेसिक्स क्लियर हो रहा है।
यस, फंडामेंटल्स क्लियर होगा, आपका फाउंडेशन क्लियर रहेगा तो हम आगे जो है वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट? Sir, I had one query, sir. I think maybe I'm asking this again, just to, या just to reconfirm. Why, the zodiac starts in Mars in Aries, and why the nakshatra starts only in Ketu, sir? That confusion I have, sir. Why only Ketu and Ashwini nakshatra, and why zodiac starts only with Mars? That I have not understood, sir. see, all this data or all these facts are fully well inscribed in our ancient books, and this they have decided as per proper experience and knowledge. Means their experience has been such that the 0.00 degree, 0.00 minutes, 0.00 seconds of the ecliptic, the ecliptic is a point, right? And what you see in this horoscope is basically we are using Ayanamsa. Now you will ask what is Ayanamsa, right? So there was a certain point of time when the 0 degrees, 0.0 minutes, and 0 seconds of the ecliptic, which very well coordinated, and it was the main point. Thereafter, due to the atmospherical changes, this point has changed, and that is again the Ayanamsha. Okay, so there are many things which you will come across when you manually start casting charts. So for that, nowadays we have got softwares. So we don't, what you call, encounter such questions normally as to what is Ayanamsha. Once that 0 degree, 0 minute, and 0 seconds has been fixed by our ancestors due to thousands of years of experience, and that is the knowledge we have received from them. And as per our experiences, which we are going through and trying to correlate it with the knowledge, the information left for us by our ancestors, it is properly fitting and fixing together. So there is no any space left for any doubt as to why this 0 degree. Tomorrow somebody may come up with the 0 degree of Leo to say no, Aries starts from here. But then it has to be proved on record with the proper experiences. And that is what our ancestors used to do, because earlier, if you remember, they used to have debates. They used to have seminars when people used to come there physically. All the well-known pundits, the scholars, they used to attend them. They used to debate on subjects, on issues. And after proper discussion, they used to finalize everything. Right? So that is how all these things have been finalized. I hope you are able to understand that. Okay, any other queries? किसी और का कुछ सवाल? नहीं? चलिए, तो फिर हम आज जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लेकिन वो आगे चलने के पहले हमने जो पिछले 2 दिनों में जो जानकारियां आपके सामने रखी, जो आपके सामने शेयर की, उसमें से कुछ प्रश्न हम आपसे करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। क्या हमें कोई बता सकता है कि सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? सन इज एक्सॉल्टेड इन विच साइन? Mars, Aries. राइट, एरीज। एंड डेबिलिटेड, उसकी नीच राशि? In Libra. इन लिब्रा, करेक्ट। मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड, यानी मर्क्यूरी की उच्च राशि कौन सी होती है? Virgo, sir. वर्गो। और उसकी नीच राशि? Pisces. Pisces. स्पीशीज, राइट, पाइसिस। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? Taurus. शुक्र की उच्च राशि टॉरस नहीं है, Sorry, Pisces, sir. राइट। और नीच राशि डेबिलिटेशन साइन? Virgo. वर्गो।
तो बेसिकली आपको ये समझ में आ चुका है कि जहां पर उसकी एग्जॉल्टेशन की साइन है, बैंग ऑपोजिट यानी एग्जैक्टली सेवेंथ साइन जो सातवां भाव पड़ता है या वहां से जो सातवीं राशि पड़ती है वो उसकी नीच राशि है, राइट। अब गुरु की उच्च राशि कौन सी है? जुपिटर। Cancer, कैंसर। एंड द डेबिलिटेशन साइन? Capricorn. कैप्रिकॉर्न। So these are very simple things which are necessary to understand, because जब हम प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे आगे चल के, तो जिस तरह से हमने अभी भी एक चार्ट शेयर किया था, मान लो उसमें अगर आपको कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड दिखे तो अपने हाउसेस के लिए वो अच्छे स्तर के यानी उच्च राशि में है, तो हॉरोस्कोप में खास करके अपने घरों के अपने जो उसके जो राशि है जहां पर है, जिन भावों में जिन घरों में, उसके लिए तो वो अच्छे परिणाम देगा, राइट। लेकिन अगर वो नीचे स्थान का हो तो वो उतना ही वीक माना जाता है हॉरोस्कोप में टू गिव आउट रिजल्ट्स। ओके, यानी किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो लेकिन वो देने के लिए उतना ही असक्षम पाया जाता है या माना जाता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और अब हमने जब ये सब बात भाव लेवल और राशि लेवल तक समझ ली है, तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो क्या हम इससे आगे जा सकते हैं, आगे का अभ्यास कर सकते हैं? जी सर, एक रेडी? चीज Yes, बात sir. पूछनी थी। जी यस। मून की जो नीच वाली राशि है वो है वो पूछना था कि मून की नीच राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। ठीक है, और उच्च उसके मंगल है ना? उच्च उसकी टॉरस है, वृषभ राशि है। वृश्चिक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? किसी और का कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो आज अगर आपको याद होगा, आज दोपहर में हमने आपके साथ कुछ डेटा शेयर किया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें से कि 2 फोटोग्राफ्स थे, जेपीजी इमेजेस थे, जिसमें कि नक्षत्रों के नाम दिए हुए थे, राइट। और 9 नक्षत्रों की एक सीरीज थी, एक रो थी, एक कॉलम था बल्कि, और इस तरह के 3 कॉलम थे। और उसके बाद में एंड में उस नक्षत्र का लॉर्ड दिया हुआ था, राइट। यानी हर प्लैनेट के कितने नक्षत्र हैं, कोई बता सकता है? 3. 3 नक्षत्र हैं हर प्लैनेट के, राइट। और इसमें ये जो सीक्वेंस दी गई है, जैसे कि 1 नंबर अश्विनी, ऐसे करके पूरी सीक्वेंस दी गई है। ये सीक्वेंस वाइज ये नक्षत्र है। हर नक्षत्र की जो लेंथ है, जो एरिया है इस ज़ोडिएक में, वो है 13 डिग्री 20 मिनट, राइट। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है, राइट। अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो पूरा जान ही रहे हैं, हमने तो सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक समझनी थी और वहां तक हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें एक और हम आपको जानकारी दे देते हैं बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो हालांकि उसका हिस्सा नहीं है लेकिन आपके जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप प्रेडिक्शन लेवल पे जाएंगे तो ये जानकारी की आपको काफी सारी मदद मिलेगी। जिस तरह से कि अभी मेरे ख्याल से नीति जी का एक सवाल था कि मून की एग्जॉल्टेशन साइन कौन सी है, यानी चंद्र की उच्च राशि कौन सी है, तो हमने उन्हें बताया कि टॉरस है यानी वृषभ, राइट। और नीच राशि वृश्चिक है यानी स्कॉर्पियो। तो अगर हम मान लें कि वृश्चिक राशि में चंद्र है किसी के कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो मून तो पावरलेस हो जाएगा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और उसके साथ राइडर लगाया हुआ है। क्या राइडर है? कि जिस राशि में, यानी जो ग्रह नीच राशि में बैठा हो, उस राशि का राशि लॉर्ड यानी राशि का मालिक
अगर उस ग्रह से केंद्र में बैठा हो, केंद्र में यानी 1 4 7 10, तो फिर उसे नीचा भंग योग कहते हैं, राइट। डेबिलिटेशन कैंसिलेशन योगा। सबके समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमने शायद आपको बताया हो, नहीं बताया हो याद नहीं है, लेकिन आज फिर बता देते हैं कि सूर्य के राशि में अगर राहु बैठ जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जहां कहीं बैठा हो, ऐसा माना जाता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया, यानी सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो वहां पर वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। दूसरे एक फंडा ऐसा है कि चंद्र के राशि में, यानी ये तो हमने बताया कि सूर्य के राशि में, मान लीजिए सूर्य के राशि में अगर राहु बैठा है तो राहु सूर्य को तो ग्रहण योग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य के साथ भी राहु बैठा है तो भी सूर्य का ग्रहण योग हो गया, यानी सूर्य ग्रहण योग। उसी तरह से चंद्र के राशि में या चंद्र के साथ में केतु अगर बैठा हो तो उसे चंद्र ग्रहण योग माना जाता है, और चंद्र वहां पर बेनिफिक रिजल्ट नहीं देता है। और ये स्पष्ट रूप से लाल किताब में लिखा गया है, और ये बात आपको अनुभव में स्पष्ट रूप से मिलेगी, प्राप्त होगी। यू विल गेट दिस थिंग इन योर एक्सपीरियंसेस। अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है, जैसे कि हमने पहले ही क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि राहु और केतु ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। ओके, छाया ग्रह का मतलब कि अगर आपको हम एफीमेरिस यानी पंचांग अगर शेयर करें, जो कि आजकल में हम आपके साथ केपी पंचांग जरूर शेयर करने जा रहे हैं, उसमें अगर आप नोट करोगे तो आपको इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है कि सूर्य ग्रहण कब है। अब 2023 का भी आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे, 2023 में सूर्य ग्रहण कब है, या 2022 में कब था, राइट। या फिर चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, ये 2022 में कब था वो तारीख देख लीजिए, या 2023 में कब आने वाला है वो देख लीजिए। और अगर आप पंचांग उठा करके देखोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि जहां पर सूर्य का ग्रहण हो रहा है जितनी डिग्री, उसी डिग्री पर आपको राहु की पोजीशन दिखाई देगी। या फिर जहां पर चंद्र का ग्रहण हो रहा है उसी तारीख को उसी समय आपको केतु की पोजीशन वहीं दिखाई देगी। काफी लोग ये सवाल करते हैं कि आजकल का ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें राहु की मीन पोजीशन लेनी चाहिए या ट्रू पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर वो ऑप्शन होते हैं। तो मीन पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता, ट्रू पोजीशन ही सही ऑप्शन है उसके लिए। तो अगर आप देखोगे कि राहु की वो पोजीशन वहां पर आपको दिखाई देगी सूर्य ग्रहण के समय, तो राहु एंड केतु आर नथिंग बट पॉइंट्स। ये वो पॉइंट हैं इस ज़ोडिएक के अंदर जहां पर ये दोनों ही ग्रहों को एक्लिप्स लगता है, ग्रहण लगता है। ये कहा जाता है कि राहु एंड केतु आर नथिंग बट अ मास ऑफ गैसेस। बिल्कुल होना है, ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है ये। तो राहु का वहां होना, जहां पर सूर्य को ग्रहण लग रहा है उसी पॉइंट पर होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये पॉइंट को ही राहु कहा गया है बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉइंट वेयर देर इज अ मास ऑफ गैसेस। ऑलराइट। उसी तरह से केतु वो पॉइंट है ज़ोडिएक का जहां पर चंद्र को ग्रहण लगता है। वो आप पिछले साल का भी चेक कीजिए, इस साल का भी चेक कीजिए, आने वाले 2024 का भी आप चेक करोगे तो राहु और केतु की पोजीशंस आपको वहीं मिलेंगी जहां हमने आपको बताया है।
ऑलराइट। तो ये तो थी राहु और केतु की बातें। अब यस मिस्टर मनोज, तो ये तो थी राहु और केतु की बातें कि ये दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो आपको राहु और केतु का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका रिसर्च किस लेवल तक था, किस हद तक, कितना इनडेप्थ था, ये से साबित हो रहा है कि राहु और केतु जैसे पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनका जो वजूद, उनकी जो मौजूदगी, उनकी जो उनका अस्तित्व इस जोडियाक के अंदर, इनके मूवमेंट, ये गैसेस की, मास ऑफ गैसेस की, इसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने 9 ग्रह पकड़े हैं, न प्लूटो, न यूरेनस, न नेपच्यून, क्योंकि उसके इफेक्ट तब उन्हें दिखाई नहीं दिए। और एक और चीज आप नोट करोगे इन्हीं ग्रहों के बारे में कि जो 5-5, 10-10 हजार साल पहले वस्तु स्थिति लिखी गई थी, सच्चाई लिखी गई थी कि मंगल पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, वो पिछले 200 सालों में इन अंग्रेजों ने जो रिसर्च की, इनका माइक्रोवेव लेकर के, रेडार लेकर के और कई सारी तकनीकें लेकर के, और इन्होंने जो हमें डेटा दिया, हमारे सामने रखा, ये बिल्कुल वही डेटा है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिख रखा है। ये दूरियां उतनी ही हैं, उसमें अंश मात्र, डेसिमल मात्र का फर्क नहीं है। ऑलराइट, तो ये परिस्थिति है। अब हम आगे जाते हैं। राहु और केतु की तो हमने आपको जानकारी दे दी। हमने एक और आपको चीज बताई कि नीचा भंग योग किस तरह से होता है। तो अगर आपको कहीं कुंडली में ये दिखाई दे कि फलाना ग्रह नीच का है, लेकिन उस ग्रह की जो राशि है, यानी जहां पर जिस राशि में वो बैठा है, विराजमान है, उसका राशि लॉर्ड अगर केंद्र में हो, तो आप ये मान के चलिए कि उसका नीचा भंग हो चुका है। राइट। और दूसरी एक हमने आपको बात बताई थी काल सर्प दोष के बारे में। क्या आप सभी को वो जानकारी समझ में आई थी, वो बातें समझ में आई थी? एनी क्वेरीज? नहीं है किसी का कोई सवाल? चलिए ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति की बेसिक्स की तरफ, बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आपके बेसिक वैदिक के जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको समझ में आ चुके हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ने के लिए। तो बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी में हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। एक स्टेप आगे कैसे जाते हैं कि हमने जो आपको 27 नक्षत्रों की जो लिस्ट शेयर की थी, उसके बाद में हमने एक और लिस्ट आपसे शेयर की है, आप तक भेजी है, और उसमें अगर आप देखोगे तो कस्पल डिविजन्स दिए हुए हैं प्लैनेट्स के। यानी अगर पहला नक्षत्र केतु का है, तो उस केतु के नक्षत्र में, यानी उस 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर उसके जो 9 डिवीजन बनाए गए हैं, उसमें पहला सब डिवीजन आपको केतु का दिखाई देगा। केतु के बाद वीनस यानी शुक्र, शुक्र के बाद सन यानी सूर्य, सूर्य के बाद मून यानी चंद्र, मून के बाद मार्स यानी मंगल, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर यानी गुरु, गुरु के बाद शनि यानी सैटर्न, सैटर्न के बाद मर्क्यूरी यानी बुध, और उसके बाद अगले नक्षत्र की शुरुआत होती है। तो 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर इतने सारे सब डिवीजन वो नक्षत्र के हो जाते हैं, और उसमें हर एक की लेंथ अलग अलग है। और ये अलग अलग क्यों है, किस तरह से है, ये भी हमने आपको कल समझाया था कि जिस तरह से 120 वर्षों की विंशोत्तरी महादशा में जिस रेशियो पर, यानी जिस प्रमाण पर
केतु को 7 साल दिए गए हैं, यानी 120 में से 7। उसी प्रमाण से 13 डिग्री 20 मिनट यानी 800 मिनटों में से कितने होंगे, अगर आप उसका प्रमाण निकालोगे तो उतने मिनट यानी कुछ डिग्री और कुछ मिनट बचे हुए वो केतु के लिए वहां पर अलॉट किए गए हैं। इस तरह से ये डिवीजन बनाए गए हैं। शुक्र जिसके कि 20 साल होते हैं 120 सालों में से, उसी रेशियो के हिसाब से केतु के 13 डिग्री 20 मिनट में उसका वो हिस्सा रखा गया है। राइट। अब हमने अब तक तो ये समझा कि जब भी कोई सी मनुष्य का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस समय किसी न किसी राशि का उदय होता है। राइट। और उस राशि में किसी न किसी नक्षत्र का उदय होता है, और जिस नक्षत्र का उस समय उदय होता हो लग्न राशि में, उसकी जो डिग्री हो उसका सबलॉर्ड यानी जो कस्पल सबलॉर्ड, जो हमने आपके साथ 249 कस्पल सब डिविजन्स का चार्ट शेयर किया है, उसमें आपको वो पॉइंट, वो डिग्री, वो मिनट और वो सेकंड दिखाई देंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में हम उसे लग्न का कस्पल सबलॉर्ड मानते हैं। राइट। तो लग्न की हमें 3 चीजें मिलती हैं इस प्रकार से, कस्पल सबलॉर्ड मिलता है, नक्षत्र लॉर्ड मिलता है, और लग्न की राशि मिलती है, यानी लग्न का राशि लॉर्ड मिलता है। राइट। इसी तरह से चंद्र उसी समय जिस डिग्री, जिस मिनट और जिस सेकंड पर हो, उसी पोजीशन आपको इस चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वो डिग्री, वो मिनट और वो सेकंड वो कौन से राशि के कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और उस सब डिवीजन का लॉर्ड कौन है, यानी मून का सब लॉर्ड कौन है उस समय। राइट। तो मून की प्लेसमेंट यानी मून की राशि, मून का राशि लॉर्ड, मून का नक्षत्र लॉर्ड और मून का सब लॉर्ड, ये तीनों की जानकारियां आपको उस समय प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है बात। आज हमने जो 249 कस्पल सब डिविजन्स का चार्ट शेयर किया था, वो कितने लोगों ने पढ़ा है, देखा है या खोल के देखा है? एनीवन? Sir, I saw it. Yes, sir. My doubt is only on the last column, sublord. या How is that determined, sir? Because sign lord is Mars. Then STL is nakshatra lord, that is Ketu. Then again sublord is Ketu. So that keeps changing. Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars. Is it also based on the same calculation on degrees? राइट, सेम लाइक विंशोत्तरी महादशा। Okay, got it. राइट। तो एनी क्वेरीज ऑन दैट चार्ट? किसी के कोई सवाल है, कोई क्वेरी है? सर मैंने चार्ट देखा था लेकिन मेरे को समझ में ज्यादा नहीं आया। थोड़ा सा तो समझ में आया ना? हाँ थोड़ा बहुत उसको बाकी समझने की कोशिश करी। बाकी तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। हाँ तो जिस समय बच्चे का जन्म होगा, उस समय जिस डिग्री का उदय हो रहा होगा, जो डिग्री राइज हो रही होगी जिस भी ज़ोडिएक साइन की, तो वो जो राशि है, जो ज़ोडिएक साइन राइज हो रही है, उसका तो सभी को मालूम है कि कौन सा लॉर्ड होगा। लेकिन जब पंचांग में देखेंगे या कैलकुलेट किया जाएगा या फिर सॉफ्टवेयर में भी आएगा कि कितनी डिग्री थी, तो वो लिस्ट आपके पास है। हालांकि आजकल के सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि फलाना नक्षत्र है, हाँ उस डिग्री फलाने नक्षत्र के अंडर आती है और नक्षत्र लॉर्ड कौन है। राइट। फिर भी हमने आपको वो चार्ट दिया हुआ है, और फिर उस पर्टिकुलर डिग्री और पर्टिकुलर मिनट कौन सा सबलॉर्ड वहां गवर्न कर रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर में मालूम हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने वो डेटा भी इसी चार्ट में आपके साथ शेयर किया हुआ है। राइट। एंड ये सेम अप्लाई होता है मून को, यानी चंद्र को, क्योंकि जन्म के समय चंद्र भी किसी न किसी डिग्री पे होगा, शुक्र भी किसी न किसी डिग्री पे होगा, विनस, जुपिटर भी किसी न किसी डिग्री पर होगा। तो जिस भी पॉइंट पर ये सभी ग्रह होंगे, उनका कोई ना कोई राशि लॉर्ड होगा।
उनका कोई ना कोई नक्षत्र लॉर्ड होगा, क्योंकि किसी न किसी नक्षत्र के क्षेत्र में तो वो बैठे होंगे ना, एंड एट द सेम टाइम वो किसी न किसी उप नक्षत्र के क्षेत्र में बैठे होंगे। और आजकल ये सारी जानकारियां सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली मिल जाती हैं। अगर आप में से जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर, तो एस्ट्रो सेज तो ऑनलाइन आपको पूरी जानकारी दे ही देता है, लेकिन अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो तो आप केपी लॉजी नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, और उसका एक्टिवेशन भी फ्री है। आपका मोबाइल नंबर वहां रजिस्टर करना होता है, आपको उसके लिए जो उसका पासवर्ड है या जो उसका एक एक्टिवेशन के लिए नंबर है, वो आपको सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है, और आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो विंडोज में, लैपटॉप में। और एस्ट्रोसेज एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी की। अब बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी में आप कहोगे कि अंतर क्या है? अंतर तो है, अभी तक हमने आपको टेनेंसी बताई थी, राइट? टेनेंसी हमने आपको बताई थी कि जैसे कि एक चार्ट अभी हमने शेयर किया था, उसी चार्ट को हम दोबारा शेयर करते हैं कि मान लीजिए कि इस चार्ट में जिस तरह से हमने बताया कि सबसे पहले सूर्य की महादशा है, तो सूर्य जो है वो शनि का टेनेंट है, राइट? यस। ओके, तो वो खुद का तो काम करेगा जहां पर वो विराजमान है, जहां पर वो उपस्थित है, जिस ग्रह में, जिस भाव में, जिस राशि में, और साथ ही साथ उस भाव में जहां पर उसकी राशि है, तो 5 और 11 का तो उसने काम करना ही करना है। साथ ही साथ सूर्य शनि का काम करना है, क्योंकि वो शनि का टेनेंट है, तो 4th और 5th, राइट? यहां तक तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टेबल दिया हुआ है, तो सूर्य जो है वो हालांकि शनि की राशि में है, लेकिन किसके नक्षत्र में है? स्टार लॉर्ड कौन है उसका? कोई बता सकता है? जुपिटर। जुपिटर है। तो जुपिटर कहां पर प्लेस्ड है इस हॉरोस्कोप में, इस कुंडली में? 6th house। 6th हाउस में है। और केपी ये नीचे जो चार्ट दिया हुआ है भाव चलित, वहां उसमें कहां पर है? 6th house। 6th हाउस में है। और जुपिटर की राशियां कहां कहां पर हैं? 3rd house and 6th house। ठीक है, दोनों ही चार्ट में वैसी परिस्थिति है, राइट? सेम सर, या तो अब अगर टेनेंसी का रूल माना जाए और उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाता है ना, पूरा स्ट्रेच कर दोगे तो रबर बैंड ही टूट जाएगा। एक हद तक हर चीज को स्ट्रेच करना सही रहता है। तो अगर आपने जो किराए पर घर लिया है, मान लीजिए एक बंगला है, राइट? जिस फैमिली का बंगला है उसमें जो कपल रहता था, जो हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे, उनके 2 बेटे हैं, राइट? वो दोनों भी अपने मम्मी पापा के साथ चले गए अपने दूसरे घर में, राइट? लेकिन उस बंगले में 6 रूम है, 6 में से 4 बेडरूम है, और जो बड़ा बेटा है उसका जो बेडरूम है वो मान लीजिए आप वहां रह रहे हो, आपने उतना ही सिर्फ किराए पे लिया है। ओके जी। और उनके मम्मी पापा का फोन आएगा उस बड़े बेटे के कि हमारा ऐसा ऐसा है, तो वो तो आप कर दोगे। लेकिन जिस बेडरूम में भैया आप सो रहे हो, जितना आपने किराए पे लिया हुआ है, क्योंकि आपके साथ तो और पीजीज हैं, वो अलग अलग रूम में रह रहे हैं, राइट? लेकिन उस बेडरूम, वो बेडरूम जिसका है, उसका जब फोन आएगा तो पहले तो आप प्रायोरिटी उसको दोगे, क्योंकि आपको वहां रहना है उतने हिस्से में। बाकी पूरे बंगले से तो आपका कोई मतलब नहीं है, राइट? राइट। और अगर आप उसका नहीं सुनोगे तो अपने मम्मी पापा को बोलेगा वो, राइट? हाँ।
कि मेरे बेडरूम का ऐसा ऐसा था, मैंने बोला, इन्होंने किया नहीं, तो वो खटपट हो जाएगी ना। उसी तरह से ये जो राशि है, ये जो हाउस है पूरा, ये पूरा बंगला है, लेकिन सूर्य बैठा है गुरु के नक्षत्र में। गुरु वो बेडरूम है, वो उतना ही इलाका है जितना आपने मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, राइट। अभी तक आप पूरी राशि पे फोकस कर रहे थे, करेक्ट। आप अभी शनि की बात कर रहे थे हम लोग, राइट, कि सूर्य जो है वो शनि की राशि में है, करेक्ट। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। दिस इज कृष्णमूर्ति पद्धति, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र पद्धति, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। आई बात समझ में आप सबके? तो सन क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा, रवि 5th हाउस का काम करेगा, 3rd हाउस का काम करेगा, 6th हाउस का काम करेगा। अब गुरु की राशि जहां जहां पर है वो, और गुरु जहां पर है वो, और सूर्य की राशि वहां पर है वो, राइट। तो हमने क्या किया कि पहले आपको एक सिस्टम बताई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, करेक्ट। यस वो टेंडेंसी आपको समझ में आई, करेक्ट। यस सर। और वही टेंडेंसी का प्रिंसिपल आप नक्षत्र लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हो अभी। अभी आप राशि को भूल जाओ, यहां पर आप सूर्य को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, माफ कीजिए, शनि को थोड़ा सा साइड में रख लीजिए कि ये शनि का टेनेंट है। अब आप ये देखिए कि ये जुपिटर यानी गुरु का टेनेंट है। लेकिन आपको इसमें एक और फंडा बता दें कि जब सूर्य की महादशा चलेगी तो वो गुरु को एक्टिवेट करेगा। गुरु को एक्टिवेट करेगा तो गुरु कहां पर है, 6th हाउस में। तो क्या एक्टिवेशन हो रही है, हेल्थ के सिलसिले में एक्टिवेशन हो रही है, राइट। यस गुरु की राशि कहां है, 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है गुरु के कनेक्शन की वजह से, राइट। तो सूर्य की महादशा में इस व्यक्ति को घर के बाहर छोटे मोटे ट्रिप्स आसपास के शहरों में लगाने पड़ेंगे, इनके चक्कर होंगे, राइट। आसपास के शहरों में या आसपास के प्रदेशों में, ठंड लग रही है। राइट। यस अब अगर आप देखते हो यहां पर तो गुरु 6th हाउस में है। मान लीजिए कि गुरु अगर 11वें स्थान में होता तो सूर्य क्या एक्टिवेट करता, 3, 6, 5, 6 और 11, राइट। यस 3, 5, 6 और 11। तो आपको यहां पर एक और प्रिंसिपल हम बता दें। अगर आप 3rd हाउस को देखोगे तो 3rd हाउस में क्या आपको कोई ग्रह दिखाई दे रहा है? इसमें No, sir. No. नो देयर इज नो बडी, राइट। अभी आप एक और चीज, ये जो टेबल यहां पर दिया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो गुरु के नक्षत्र में सूर्य के सिवा क्या और कोई ग्रह है? अब स्टार लॉर्ड का जो कॉलम है वो देखिए, नहीं है कि है, बताइए। आरएल के बाजू का जो कॉलम है एसटीएल, उसमें आपको कहीं पर भी गुरु दिखाई दे रहा है सूर्य के रो के सिवा? No, sir. तो इसका मतलब गुरु का टेनेंट और कोई नहीं है, राइट। Yes, sir. तो गुरु 3rd हाउस के लिए बलवान कारक हुआ, राइट। लेकिन गुरु के नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो गुरु से ज्यादा बलवान कारक होगा उस हाउस का, ऑलराइट। Okay. ओके। तो गुरु की महादशा में जो गुरु 3rd हाउस को जितना एक्टिवेट करेगा उससे ज्यादा सन उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। अब उसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो एक अलग स्टेज है, अलग स्टेप है, वहां पर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल आप एक्टिवेशन के सिस्टम को समझ लीजिए, उस सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है।
राइट। तो सन अपनी महादशा, विंशोत्तरी महादशा या दशा में इट विल एक्टिवेट जुपिटर। राइट। और ये प्रिंसिपल को सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए कि व्हाट इज एक्टिवेशन, नाउ यू विल से, राइट, क्या है, किस तरीके से होता है, इस पर हम सबसे पहले आते हैं। आपको ये फंडा समझ में आ गया कि गुरु, सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु की जहां जहां राशि है और गुरु की जहां पोजीशन है वहां तुरंत एक्टिवेशन होगा सूर्य की महादशा में। और सूर्य एट अ प्लैनेटरी लेवल खुद जहां बैठा है और उसकी राशि जहां पर है वहां भी एक्टिवेशन करेगा, तो उन हाउसेस के एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगे और उस हाउसेस के संबंध में रिजल्ट आना शुरू रहेंगे थ्रू आउट दैट महादशा, राइट। तो सवाल तो हमारे पास कोई लेकर के आता है तो वो तो ये तो नहीं लेकर के आता है ना कि मेरा गुरु कहाँ है, सूर्य कहाँ है। वो अपने प्रश्न ले आता है, भाई मेरी शादी कब होगी, राइट, मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, मेरा बिजनेस कब ग्रो होगा, मेरा बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, प्रॉफिट में कब आएगा, आने के चांसेस हैं कि नहीं है। या फिर कोई आता है कि भाई हमारी अभी भी शादी हुई है, हमें बच्चा कब होगा, राइट। कोई ये सवाल तो नहीं लेकर के आता ना कि मेरा गुरु कहाँ बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, वो तो नहीं होता। तो आपको क्या सॉल्व करना है ज्योतिष के माध्यम से, सामने वाले का जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देना है, उसका निवारण करना है, राइट। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हाउसेस का एक्टिवेशन कैसे होता है और कौन से हाउसेस के एक्टिवेशन से कौन से रिजल्ट मिलते हैं, राइट। अब हम पहले ये समझें कि हाउसेस का एक्टिवेशन कैसे होता है। अब आप देखोगे 7th हाउस में केतु है, राहु है, माफ कीजिए, राइट। व्हाट इज देयर इन द 7th हाउस? इट इज राहु। Yes, sir. अब राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह है? इज देयर एनी प्लैनेट इन द नक्षत्र ऑफ राहु? आप एसटीएल का कॉलम देखिए, स्टारलॉर्ड का जो कॉलम है यहां पर, उसमें आपको राहु कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एंड एनी अदर प्लैनेट, कोई और प्लैनेट है? केतु है? ये तो है सर। तो केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, राहु के स्टार में है, राइट, नक्षत्र में। सेम वे मर्क्यूरी जो है वो शनि के राशि में है, राहु के नक्षत्र में है, राइट। तो मर्क्यूरी अपने दशा में राहु को यानी 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा, राइट। ओके, बिकॉज राहु इज इन द 7th हाउस। Sir, repeat, sir, please. Mercury is in the nakshatra of Rahu. Rahu is in the 7th house, right? बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में है और राहु 7वें स्थान पर है, तो 7वां स्थान एक्टिवेट होगा बुध की महादशा में, राइट। एंड एट द सेम टाइम, सेम वे में केतु की जब महादशा चलेगी, तो क्योंकि केतु राहु के नक्षत्र में है तो फिर वो राहु को यानी 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यस सर। ओके, तो इस तरह से यानी ये हाउस एक्टिवेशन होती है। अब व्हाट इज 7th हाउस फॉर, क्या कोई बता सकता है? Marriage, sir. मैरिज, मैरिज, ओके, बिजनेस, पार्टनरशिप्स। ओके, Partnership, sir. पार्टनरशिप्स, एनी रिलेशन विद एनीबडी, हम किसी से कोई भी व्यवहार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति 7th हाउस, राइट। अब अगर कोई व्यक्ति ये सवाल लेकर के आए कि मेरी शादी कब होगी, तो उसका जो सवाल है, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो 7th हाउस से रिलेटेड है, राइट। यस सर। तो आपको 7th हाउस का एक्टिवेशन देखना पड़ेगा ना। यस सर। तो किसी भी भाव, वो 7th हाउस हो चाहे कोई भी भाव हो, उसका एक प्रिंसिपल है एक्टिवेशन का। क्या प्रिंसिपल है
कि पहले तो उस भाव में जो ग्रह बैठा हो, इस केस में राहु बैठा है, राइट? इस केस में राहु बैठा है ना 7वें स्थान में. राहु इज प्रेजेंट इन दी 7th हाउस, राइट? Yes, sir. तो राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होंगे, इन दिस केस इट इज मर्क्यूरी एंड केतु, ये पहले लेवल के कार्येश होंगे 7th हाउस के लिए. ओके, Sir, these sorry, are the first level of planets which will activate the 7th house. sir, sorry, but Rahu is in Saturn Nakshatra, sir. The question is not where Rahu is placed, in which nakshatra. The question is which planet is placed in nakshatra of Rahu. Okay? Okay, sir, got it. तो राहु के नक्षत्र में बुध और केतु हैं. तो बुध की महादशा और केतु की महादशा में वो राहु को एक्टिवेट करेंगे, यानी 7th हाउस की एक्टिविटी शुरू होंगे. या अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, लेकिन जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी घटनाएं होगी, जो भी इंसिडेंट्स होंगे, दैट विल बी इन रिलेशन विद द 7th हाउस. तो फर्स्ट लेवल के कार्येश कौन हुए 7th हाउस के बारे में? जो राहु के नक्षत्र में है वो ग्रह. सेकंड, उस हाउस में जो बैठे हैं वो ग्रह. सेकंड लेवल पे कौन बैठा है? उस हाउस में कौन बैठा है? राहु बैठा है. राहु इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, राइट? Yes, sir. अभी हम 7th हाउस के कार्येश ग्रहों की बात चल रही है. तो एट दी सेकंड लेवल राहु को 7th हाउस को एक्टिवेशन के लिए राहु इज एन एक्टिवेटर, ही इज अ कार्येश फॉर दैट हाउस, राइट? एट दी थर्ड लेवल, तीसरे स्तर पर, वहां पर कौन सी राशि है 7th हाउस में? मेष राशि, Aries. मेष राशि है. तो लास्ट ऑप्शन यानी लास्ट लेवल पर तो मार्स कार्येश होगा, बिकॉज इट इज द राशि लॉर्ड. लेकिन मार्स के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, द प्लैनेट पोजिटेड इन द नक्षत्र ऑफ मार्स, ओके, दैट विल बी द थर्ड लेवल कार्येश. अभी आप इसमें देखिए कौन है मार्स के नक्षत्र में. मार्स खुद है. मार्स एंड सैटर्न, राइट? Yes, sir. तो मार्स एंड सैटर्न ये थर्ड लेवल कार्येश हुए 7th हाउस के लिए. एंड द लास्ट लेवल इज द राशि लॉर्ड ओवर देयर. कौन सा है राशि लॉर्ड? Mars. मार्स, राइट? इस तरह के 4 लेवल के एक्टिवेशंस होते हैं, कार्येश ग्रह होते हैं हर हाउस के लिए. करेक्ट? सर 4 पॉइंट सर हम तो नोट डाउन. यस, ए बी सी एंड डी. हाँ सर डिक्टेट नीति जी हो सके तो नोट कीजिए. हाँ सर थोड़ा डिक्टेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा. यस, ए लेवल का कार्येश कौन होता है हाउस के लिए? कि उस हाउस में जो ग्रह बैठा हो, राइट? टेनेंट ऑफ द ऑक्यूपेंट बेसिकली. ओके, ऑक्यूपेंट का टेनेंट ये वहां का कार्येश होता है उस हाउस के लिए, राइट? सेकंड लेवल पे उस हाउस का ऑक्यूपेंट बी, दैट इज लेवल बी. थर्ड इज टेनेंट ऑफ द राशि लॉर्ड, राशि लॉर्ड का टेनेंट. एंड फोर्थ लेवल पे राशि लॉर्ड हिमसेल्फ. ठीक है? यस सर. So all these four Okay. all these four activations happens in that Mahadasha, correct, no, sir? Not all these 4. Okay. There are 4 ways which the house gets activated. The house can get activated in 4 ways basically. And how it gets activated, these are 4 levels. Okay? Okay. अगर राहु के नक्षत्र में जो भी है उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो वो हाउस का एक्टिवेशन होगा, यानी दशा या भुक्ति या अंतर आएगी तब, राइट? Okay, got it. अब वो ये तो हो गया कि जहां पर ऑक्यूपेंट है, राइट?
अब जहां पर आप बोलोगे ऑक्यूपेंट ही नहीं है उसका क्या? जैसे थर्ड हाउस, नो ऑक्यूपेंट, है कोई ऑक्यूपेंट वहां पर? कोई टेनेंट है? No, sir. इज देयर एनी टेनेंट इन द थर्ड हाउस? नो. No, no. सो इन दैट केस व्हाट डू यू डू? आप राशि लॉर्ड का टेनेंट ढूंढोगे, राइट? जुपिटर के नक्षत्र में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग? हु इज ऑक्यूपाइंग जुपिटर्स नक्षत्र? एनीवन? Mercury. सन. Sun. Yeah. अभी तो बात चल रही थी सन, राइट? Sun is occupying Jupiter's nakshatra. So Sun is a more powerful Karyesh of the third house. Sun is more powerful in the third house results than Jupiter, right? Yes, sir. I hope everybody is getting it. सबके समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Got ठीक है. it, sir. इसमें, yeah, tell me. Got it, sir. So the activation can happen during Dasha, Bhuti, and Antardasha. Any of these. Right. Got it. बट शादी ये सेवेंथ हाउस के एक्टिवेशन से होगी, ये कहना एक हद तक ठीक है. इट इज एक्सेप्टेबल. बट देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज विच इज टू बी इन्वॉल्व. अब आप पूछेंगे कैसे और क्यों, वाई, राइट? आप एक चीज नोट करोगे कि जिसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी जब भी शादी हुई थी उस समय उसका सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड था, राइट? नाउ आप बोलोगे कि 11th हाउस कैसे? 11th हाउस इज ऑफ गेन. 11th हाउस इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, राइट? एंड सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस परिवार है, राइट? फैमिली है. तो फैमिली में वृद्धि हुई ना, एक आप बहू ले आए घर में, करेक्ट? द एडिशन ऑफ अ डॉटर इन लॉ इन द हाउस इज इंक्रीमेंट इन द फैमिली, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 2 तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होना चाहिए, तभी वो ब्याह होता है, शादी होती है, राइट? अब आप पूछेंगे कि ये तो आपने बता दी पुरुष के साइड की बात, अब महिला के हॉरोस्कोप में क्या दिखाई देगा? अरे महिला के हॉरोस्कोप में भी वही दिखाई देगा. वो शादी करने निकली है तो 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 7th हाउस इज स्पाउस, राइट? गेन ऑफ स्पाउस. एंड व्हाट इज सेकंड हाउस? शी इज गेनिंग अ फैमिली, राइट? शी हैजंट डिस्कार्डेड हर ओन फैमिली, लेकिन वो परिवार में वृद्धि कर रही है ना, उसके परिवार में वृद्धि हो रही है, राइट? Yes, sir. इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति में एक सेट ऑफ हाउसेज होता है, ग्रुप ऑफ हाउसेज होता है, यार बस खत्म. जिसके एक्टिवेशन से ये सारी घटनाएं का इंडिकेशन मिलता है. ऑलराइट? अभी आप बोलोगे कि किसी व्यक्ति को, वैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रोजनी देखी जाती है. बेसिकली आपको एक और इसी पॉइंट पे ब्रेक इवन कर दें पहले वैदिक और केपी के बीच में, कि हमने आपको बताया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी में, कृष्णमूर्ति पद्धति में 4th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है. ओके, दैट इज वन चेंज. सेकंड, फादर का हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस है. ओके? ये बात आप सभी को समझ में आ गई? Yes, sir. ओके. अभी अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे ये पूछे कि भाई मेरी अभी भी शादी हुई है, कुछ महीने हो चुके हैं, तो हमें संतान कब होगी, प्रोजेनी, तो हमारी उस समय कोशिश ये रहनी चाहिए कि पुरुष कुंडली के बजाय हम स्त्री की कुंडली देखें, यानी उसके वाइफ की.
because she will be delivering the child, right? So the significations or the indications will be more powerfully visible in the chart of the female. ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि कौन से हाउसेस का कॉम्बिनेशन होगा, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी हाउस कौन सा है, 5th हाउस है बच्चे का। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कौन सा, गेन कौन सा हाउस है, 11th हाउस है। तो 5 and 11 जरूरी है, तो 2 5 11 भी हो सकता है, 5 and 11 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में दूसरा एक प्रिंसिपल बेसिक लेवल पर सिखाया जाता है, समझना उसको बेहद जरूरी है। वो चाहे ब्याह की बात हो, यानी शादी की बात हो, चाहे बच्चे की बात हो, तो एट द बेसिक लेवल इन कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी हम पहले प्रॉमिस चेक करते हैं कि क्या इस चार्ट में प्रॉमिस है, इसके शादी हो सकती है कि नहीं। ठीक है, अब वो कैसे चेक करेंगे, तो हम देखेंगे 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को। ओके, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है इस चार्ट में, क्या कोई बता सकता है हमें? Sir, can you please repeat? Sorry. Which is the 7th house Kaspal sublord in this chart? सर ये आपका प्लॉट है सर। हाँ जी, सन है सर। सूर्य है, राइट, इट इज सन। अब सूर्य जो है ना वो कौन से राशि में है? सन सर, ये सर है सर, सटन में है सर, राइट। और हाँ, अब हम जब केपी कुंडली देखेंगे इसमें, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम केपी कुंडली पे जाते हैं, यानी नीचे वाली कुंडली। ओके, भावचलित कुंडली में जब आप देखोगे तो सन 5th हाउस में है, राइट, एंड वो सूर्य और बुध जो है वो साथ में बैठे हैं। सूर्य की डिग्रियां ज्यादा हैं लेकिन दोनों कंजंक्शन में हैं, राइट। ओके, और सन जो है वो कौन से हाउस का कार्य हो रहा है? 11th हाउस का, सॉरी 11th हाउस का तो हो ही रहा है, उसकी राशि है ना वहां पर सर। तो 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 2nd हाउस या 7th हाउस या 11th हाउस का कार्य हो जाए तो वीकेंड से हम ऐसे कह सकते हैं कि इस चार्ट में, इस कुंडली में शादी का प्रॉमिस है। ओके Sir, sorry, but what is Kaspal sublord, sir? दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, आई एक्सप्लेन्ड इट अराउंड 40 मिनट्स अगो। जो लग्न की जिस राशि जब राइज होती है तो उस राशि का एक पॉइंट होता है जिसका उदय शुरू होता है उस समय, राइट। दैट इज द पॉइंट ऑफ द चार्ट वेयर द चार्ट एक्चुअली स्टार्ट्स। So that degree, that minute, that second, if you check in the chart that I've shared today, you will find that it is governed by a Rashi Lord, Nakshatra Lord, and the Sub-Lord, which is known as the Kaspal Sub-Lord of that house. Alright? Yeah, okay, sir. Okay? तो ये जो कस्पल सबलॉर्ड है, इस तरह से हर हाउस का कस्पल सबलॉर्ड होता है। अब ऐसे चार्ट्स में कई बार आप देखोगे, थोड़ा सा इक्वेटर के नॉर्थ में हो या थोड़ा सा साउथ में हो, तो कई ऐसी जगह हैं पृथ्वी पर जहां पर का उस समय का अगर चार्ट बना जाए तो एक राशि लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि 5वीं राशि 11वें स्थान में दिख रही है और 6वीं राशि गायब हो गई, 7वीं राशि जो है वो 12वें स्थान में भी और पहले स्थान में भी दिखाई देगी आपको। ऐसे भी होता है। और ये जो ज्योग्राफिकल जो पोजीशंस है, जियोसेंट्रिक जो पोजीशंस है अर्थ के, यानी पृथ्वी के जो इस पर, उस पर ऐसी पोजीशन होती है कि उस जगह से, जैसे आप देखोगे कि कनाडा में 3 या 4 महीने ही सूर्य दिखाई देता है, बाकी समय ठंड रहती है, तो वहां पर पूरी राशियां नहीं दिखाई देंगी आपको।
तो उन राशियों के अंदर जो नक्षत्र होंगे, तारे होंगे, उनके इफेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है तो इस चार्ट में भी नहीं दिखाई देंगे ना, राइट। तो उसे कहते हैं लुप्त हो जाना, यानी किसी हाउस में उसको समाविष्ट हो जाना। और जो अगला कस्प है, क्योंकि ये राशि चार्ट में आपको 360 डिग्रीज का है, 30 डिग्रीज की हर साइन दिखाई देगी, लेकिन कृष्णमूर्ति कस्पल चार्ट जो है, या भावच चलित कुंडली जिसे कहते हैं, वहां पर इस तरह से नहीं चलता। वहां पर प्रॉपर 30 डिग्रीज आपको नहीं दिखाई देंगे। ओके, उसके लिए एक टेबल ऑफ हाउसेस अलग है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। खैर, वो तो सॉफ्टवेयर में आजकल पूरा काम हो जाता है, तो हमें उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, तो नाउ हमें ये पूरी सिस्टम समझ में आ गई कि देर इज अ सेट ऑफ टेबल ऑफ हाउसेस, यानी सॉरी सेट ऑफ हाउसेस दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिडिक्टिंग एनी इवेंट। जैसे कि शादी के लिए हमने बताया 2 7 11, बच्चे के लिए हमने बताया कि 5 11 या 2 5 11, लेकिन उसका जो मूल हाउस है, द मेन हाउस कनेक्टेड, दैट इज यहाँ पर 7th हो या फिर बच्चे के लिए 5th हाउस हो, उसको कंसिडरेशन में रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसके इन्वॉल्वमेंट के सिवा तो घटना हो ही नहीं सकती, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सर अगर प्रोमिस नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे या वहीं पर रुक जाएंगे? उसमें भी आगे का स्टेप हम बताएंगे, लेकिन अब जिस लेवल तक हम बात कर रहे हैं, हम पहले तो हम ये समझे कि आपको यहां तक क्लियर कट समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। एनी क्वेरीज, किसी का कोई सवाल? Sir, so when you're looking at KP, we have to look at the Bhava chart and the Kaspal positions. That is the second table. राइट, नाउ लेट मी बी क्लियर। इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से बता दें कि अगर हमें प्लैनेट की राशि लॉर्ड देखना होगा तो हम टेबल देख सकते हैं, राशि चार्ट देख सकते हैं, राइट। बिकॉज आपको राशि नहीं, इसमें हाउसेस चेंज हो सकते हैं, राइट। केपी कस्टल चार्ट में द हाउसेस कैन चेंज, द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द हाउसेस कैन चेंज। कि काफी बार ऐसे होता है कि अभी आप इसी चार्ट में देख लीजिए, एक प्लैनेट 4th हाउस में दिखा रहा है भावचलित में, राइट, लेकिन वही प्लैनेट 5th हाउस में है राशि चार्ट में, करेक्ट है। आर यू एबल टू सी इट? Sir, so आप सबको दिखाई दे रहा है? हाँ sir, and Moon has तो also अगर आपको कभी भी राशि देखनी होगी ग्रह की, तो या तो आप राशि चार्ट देखोगे जिसे लग्न कुंडली कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, या फिर आप उस टेबल में देखोगे, राइट, तभी आपको राशि लॉर्ड मालूम पड़ेगा। लेकिन जब भी आप नक्षत्र देखना चाहते हैं तो आपको टेबल में दिखाई देता है सब कुछ। अगर आपको हाउस पोजीशनिंग देखनी है कृष्णमूर्ति पद्धति से, तो वो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के कस्प चार्ट या भावचलित चार्ट में दिखाई देगी कि वो कौन से हाउसेस कैरी कर रहा है, कहां पोजीशन है, राइट। और अगर आपको एस्पेक्ट देखना है, दृष्टि, तो दृष्टि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से देखोगे, यानी ऊपर वाले चार्ट से, लग्न कुंडली या राशि चार्ट, ऑलराइट। एनी क्वेरीज, किसी का कोई सवाल? सर जो ये आप बताए ना कि हाउस एक्टिवेशन होगा शादी के लिए, ये बच्चे के लिए, ये वो एक बार लिखवा दीजिएगा या फिर कोई पीडीएफ वगैरह सेंड करिएगा। हम आपको उसके बारे में जो रेफरेंस नोट्स हैं वो आपके हाँ पास भेज देंगे। ओके, जैसे जॉब है तो जॉब 6th हाउस से देखा जाता है। जी वो मालूम है, लेकिन आपने कहा ना एक्टिवेट होंगे और भी हाउसेस, हाँ, तो तभी उसके लिए होना क्या जरूरी चाहिए है कि according to me। आपका 6th 11th जरूरी है। 6th एंड जी 11 भी कॉम्बिनेशन पकड़ा जा सकता है उसके लिए, जी राइट। लेकिन बेसिक हाउस हमने छोड़ना नहीं है, बेसिक हाउस का एक्टिवेशन जरूरी है। और प्रॉमिस देखने के लिए हमने पहले उसका कस्पल सबलॉर्ड उठा करके देखना है। दिस जी इज बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी, जी। राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है।
तो ये जो लिस्ट है, द ग्रुप ऑफ हाउसेस विच हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर लुकिंग इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ इवेंट्स, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप में। इसके सिवा अगर किसी का कोई सवाल हो तो कृपया यहाँ पूछ सकते हैं, और वो जो लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे उसका आप मेहरबानी करके स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि इस विषय पर हम और आगे बढ़ सके। दूसरी बात, ये जितनी जानकारी अभी तक आपके सामने रखी गई है, इसको पूरी तरीके से आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो फिर कल हम रात में 9:30 बजे दोबारा इसी क्लास में हमारी ऑनलाइन मुलाकात होने जा रही है। उसमें आपके सवालों के साथ आप कृपया तैयार होकर आइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नोट डाउन करके रखें। क्लास के शुरुआत में आपकी पहले क्वेरीज क्लियर की जाएंगी और उसके बाद में आगे की जो स्टडीज है वो की जाएगी, आगे की जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। कल दोबारा फिर से हमारी रात में 9:30 बजे मुलाकात होगी, और इसी तरह से हम इस कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिष के अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों ने इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे, इस अपेक्षा के साथ। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर।